अबव में पढ़ा था कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। उनमें हम ऐसे जीन या फिर डीएनए डालते हैं जिससे वो प्रोटीन, हमारे डिज़ायरेबल प्रोटीन या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें मिले। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोन्यूरिया (PKU) एंड क्राइस्टिक फाइब्रोसिस। तो फिर अब ताकि हम क्योर कर सके बीमारी जैसे कि फिनाइलकेटोन्यूरिया (PKU) और क्रिस्टलाइन फाइब्रोसिस को क्योर करने के लिए हम सेम चीज़ें कर रहे हैं। हम मतलब एनिमल में अपने डीएनए ऑफ डिज़ायर डाल रहे हैं ताकि हमें वो प्रोटीन ऑब्टेन हो या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जिससे हम ये बीमारी क्योर कर सके, PKU को और काइस्टिक फाइब्रोसिस को, ताकि हम क्योर कर सके। इसलिए ऐसी सिमिलर अटेम्प्ट्स बन रहे हैं एनिमल्स के ऊपर। ऐसे ही हम सिमिलर प्रोसेसेस कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर, ताकि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स उनसे ऑब्टेन कर पाए ट्रांसजेनिक एनिमल से। इन 1997 the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 grams per liter. The milk contained the human alpha-lactobacterium lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. तो फिर 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव बनी थी जिसका नाम था रोज़ी। ट्रांसजेनिक माने जेनेटिकली बदल दिया काव को, तो फिर उसे ट्रांसजेनिक काव कहेंगे और उसका नाम था रोज़ी। वो प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, माने ह्यूमन प्रोटीन से भरे हुए मिल्क प्रोड्यूस करती थी जो था 2.4 ग्राम्स पर लीटर। इतना प्रोटीन वो सप्लाई करती थी हमारी ट्रांसजेनिक काव रोज़ी। इन 1997 में जो काव बनाई थी हमने ट्रांसजेनिक काव, वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती थी जिसमें 2.4 ग्राम्स पर लीटर मिलता था हमें ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। अब ये मिल्क बहुत फ़ायदेमंद था छोटे बच्चों के लिए, बहुत न्यूट्रिशनल था छोटे बेबीज़ के लिए, क्योंकि मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन था जो नॉर्मल काउज़ में नहीं था, जो नॉन ट्रांसजेनिक काउज़ में नहीं था। तो फिर ये ट्रांसजेनिक काउ जो रोज़ी थी उसका मिल्क न्यूट्रिशनली ज़्यादा था, न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा था कंपेयर टू नॉर्मल काउ मिल्क। और ये न्यूट्रिशन ज़्यादा होने के कारण, रोज़ी काउ में न्यूट्रिशन ज़्यादा होने के कारण वो बेबीज़ के लिए बहुत न्यूट्रिशनल था और बैलेंस्ड प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज़ के लिए। वैक्सीन सेफ्टी। Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human. तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो माइस है उनके ऊपर हम वैक्सीन्स को टेस्ट करते हैं और ह्यूमंस में वैक्सीन टेस्ट करने से पहले हम ट्रांसजेनिक माइस में उससे यूज़ करते ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि वो सेफ़ है कि नहीं वो वैक्सीन ह्यूमन को लगाने से पहले, ताकि ह्यूमंस के लिए वो सेफ़ हो वो वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो फिर ट्रांसजेनिक माइस इस्तेमाल हो जाते ताकि हम सेफ्टी जान सके पोलियो वैक्सीन के लिए और एक्सेट्रा वैक्सीन के लिए, मतलब बहुत सारे टाइप्स के वैक्सीन जो भी हम टेस्ट करते हैं ह्यूमन में टेस्ट करने से पहले हम उसे माइस में करते ताकि ह्यूमंस के लिए वो सेफ़ रहे वो वैक्सीन।
It is, if successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine. तो फिर अगर सक्सेसफुल हो गया वैक्सीन माइस में, तो फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं मंकीज़ में उस वैक्सीन को यूज़ करने से, ताकि हम चेक कर सकें सेफ्टी ऑफ दी वैक्सीन, ताकि हम वैक्सीन की सेफ्टी को चेक कर सकें। तो फिर हम अगर माइस में वो सेफ्टी सक्सेसफुल हुई सेफ्टी टेस्ट, तो फिर हम मंकीज़ को यूज़ करने के बजाय माइस को यूज़ कर सकते हैं। ये बोला है इस टेक्स्ट में। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी/सेफ्टी टेस्टिंग। तो फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग को हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या फिर सेफ्टी टेस्टिंग भी कहते हैं। द प्रोसीजर इज़ द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। तो फिर जैसे ड्रग्स के लिए हम टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम सेम टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे किसी सर्टेन केमिकल का। The transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। तो फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे जीन्स को अपने अंदर रखते हैं जो उनको और ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के सामने कंपेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो फिर हम अगर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे, तो फिर वो इतना रिएक्ट नहीं करेगी जितना ट्रांसजेनिक एनिमल रिएक्ट करेगी, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल के पास ऐसे जीन हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। They are then exposed to the toxic substances and the effect study। तो फिर ये जो ट्रांसजेनिक माइस है या फिर एनिमल्स हैं, इन्हें हम एक्सपोज कर देंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, ताकि हम उसके इफ़ेक्ट को स्टडी कर सकें कि उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है रिएक्शन उस एनिमल में। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। तो फिर अगर हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करेंगे किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की, एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। तो फिर हमें उस टॉक्सिक सब्सटेंस का रिज़ल्ट हमें जानने को मिलेगा इन लेस टाइम, बहुत कम समय में ही हमें उस टॉक्सिक सब्सटेंस के रिएक्शंस और हर चीज़ जानने को मिल जाएंगे जल्दी से। मान लो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये मान लो कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये है एक ट्रांसजेनिक एनिमल, तो इसमें डालेंगे ये टॉक्सिक सब्सटेंस, तो फिर ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। हमें फिर इसके रिएक्शन से समझ आएगा कि हम इस टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में हर चीज़ हम जानकारी पा पाएंगे अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल दें, क्योंकि इसमें रैपिडली वो रिएक्शन दिखाई देता है जो हो रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस से। पर अगर हम सेम ही चीज़ एक नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल में करें, तो फिर वो रिएक्शन जल्दी हमें नहीं मिलेगा। क्या पता कुछ बहुत सारे दिन लग जाए उस टॉक्सिक सब्सटेंस का हमें फाइंड आउट करने में, क्योंकि हमारे बॉडी में हमें पता है हर एनिमल के बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंस या फिर पैथोजन। तो फिर हो सकता है एंटीबॉडीज़ इसकी फ़ाइट करने लगे इससे, और फिर क्योंकि फिर ये अपना क्या कहते हैं मल्टीप्लाई तो होते रहेगा, पर ड्यू टू एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यून सिस्टम, इससे हमें टाइम लगेगा स्टडी करने में कि क्या रिएक्शंस हो रहे हैं इस टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण किसी एनिमल में। तो फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल लेते हैं जिसमें ऐसे जीन होते हैं जो उन्हें इस टॉक्सिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कराए।
ताकि हम उस रिएक्शन को रैपिडली स्टडी कर पाए और समझ पाए कि क्या हो रहा है इस टॉक्सिक सब्सटेंस का रिएक्शन उस एनिमल में, और ताकि हम उस टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी कर पाए। एथिकल इशू। अब यूजुअली एथिकल माने होता है फ्रीडम से रिलेटेड कुछ चीज़। मतलब एथिकल राइट्स का मतलब होता है फ्रीडम, और मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है फ्रीडम, और एथिकल मतलब होता है कि जो सही है या फिर गलत है उसे डिसाइड करना, या फिर अपने मॉरल वैल्यूज से स्टिक करना। तो फिर एथिकल इश्यूज अब हम पढ़ेंगे। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस। अब मैनिपुलेट लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए को मैनिपुलेट करना, या फिर उनके डीएनए को अपने हिसाब से बदलना बाय ह्यूमन रेस। जो ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, एनिमल्स के डीएनए को बदलना कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर। तो फिर उसे क्या कहते हैं, हम और नहीं कर सकते, मतलब ये और ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता क्यों, विदाउट रेगुलेशन। तो फिर विदाउट लॉ ये नहीं चल सकता ऑर्गेनिज़म का डीएनए को मैनिपुलेट करना, माने बदलना, क्योंकि ये सही नहीं है एक तरीके से। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड to evaluate the morality of